हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 2024 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है, इसमें से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और गाइस, जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया है एमसीक्यूज में, वो दिया है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है मेथेनॉल, मेथेनॉल। दूसरा ऑप्शन दिया है मेथेनॉल, और तीसरा ऑप्शन दिया है एथेनॉल, और चौथा दिया है गाइज एथेन दिया है। इसमें से चार ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। चार ऑप्शन है मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेन। तो हम गाइस जानते हैं कि जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में एक्चुअली होता क्या है कि क्रियात्मक समूह क्या मिलता है, RCHO समूह पाया जाता है। तो जिस यौगिक में क्रियात्मक समूह CHO समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। और एल्डिहाइड का जो IUPAC नाम होता है गाइस, वो क्या होता है, वो होता है अल। क्या होता है, अल। तो जिस यौगिक के नाम के अंत में क्या आ जाए, अल आ जाए, ठीक है, हमारा क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल आ गया, यहाँ पर OL है, अल है, यहाँ पर अल है। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा, मेथेनॉल होगा। ये हमारा क्या होगा गाइस, एल्डिहाइड यौगिक होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें से अगला जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। कह रहा है अगला क्वेश्चन में H2SO4 का जो जलीय विलयन है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो गाइस हमारा क्वेश्चन यह पहले है कि जो अम्ल होता है इसका पीएच मान जब भी डिस्कस करते हैं तो अब पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और क्षार का क्या होता है, क्षार का क्या होता है गाइस, 7 से अधिक होता है, ठीक ना गाइस। तो हमारा यह अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। इसमें चार ऑप्शन दिया भी है। ऑप्शन पहला है 0, दूसरा इसमें दिया है 7 से कम, 7 से कम, तीसरा ऑप्शन दिया है 7, और चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक दिया है, ठीक है। तो जब भी अम्ल कोई भी हो तो अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। यानी आंसर में कौन सा सही होगा, 7 से कम होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। इसमें चार ऑप्शन दिया है, Fe दिया है, Zn दिया है, Mg दिया है, और Cu दिया है। यानी आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, और कॉपर है। इसमें से क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी धातु ऐसी हैं जो अम्ल में से हाइड्रोजन को अलग नहीं करती है। तो हम जानते हैं गाइज, जो हम लोग का होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। गाइज इस श्रेणी में क्या होता है, इसमें एलिमेंटों को दिए रहते हैं, उस एलिमेंटों में जो एलिमेंट अधिक क्रियाशील होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो कम क्रियाशील होता है वो सबसे नीचे होता है ना गाइज। तो हम जानते हैं कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर अम्ल है, तो उसके अंदर सिंपल सा बात है, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इस श्रेणी में जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, उनके विलयन से हाइड्रोजन को अलग नहीं करते हैं। लेकिन जो अम्ल हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं वह क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जो ऊपर होते हैं क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट के विलयन को कहीं विस्थापित नहीं करता, लेकिन
ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है ना गाइज। तो इसमें जो होगा हमारा आयरन है, जिंक है और मैग्नीशियम है। यह कहाँ है गाइज, यह हाइड्रोजन के ऊपर होती है, अर्थात ये क्या होती हैं, यह अधिक क्रियाशील होती है। किससे, हाइड्रोजन से। जब इससे अधिक क्रियाशील ये होंगी तो सिंपल सा अब बात है कि यह तीनों इसके विलयन से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। तो गाइस इसमें मेरा आंसर कौन सा होगा, कापर। कापर क्या होते हैं, कापर इसके नीचे रखी गई होती है ना गाइस। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए है, जल के क्वथनांक पर वाष्पन में बदलना, बर्फ का पिघलना, लवण, जल में लवण का घुलना, और चौथा है एलपीजी का दहन। तो गाइस हमको लग रहा है कि इसमें जो एलपीजी का दहन होता है, एलपीजी का दहन यह भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या है गाइस, यह भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा परिवर्तन होता है यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन होता है ना गाइस। और अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया है शुद्ध जल का पीएच मान। ऑप्शन है 0, 1, 7 और 14। तो कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान, तो गाइस कितना होता है, 7। अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। तो गाइस इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है खाने का सोडा, पहला है, दूसरा है नौशादर, तीसरा है धावन सोडा, और चौथा है फिटकरी। तो गाइस इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है इसमें बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, ठीक ना, खाने का सोडा, नौशादर, धावन सोडा और फिटकरी। तो गाइज वो क्या है आंसर, फिटकरी। क्यों, क्योंकि फिटकरी का काम क्या होता है, बहते हुए रक्त को रोकता है। अर्थात जब हम लोग सैलों में जाते हैं तो सेविंग कराने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाव सेविंग करते हैं उनके छुड़े से कहीं कहीं लग जाता है, कहीं कहीं स्किन पर लग जाता है तो ब्लड आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, वहां पर फिटकरी को क्या करते हैं, मसाज करते हैं, उसको रगड़ते हैं, कटी हुई चीज पर उसको रगड़ते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब स्किन से जो मतलब ब्लड निकलता है उसका थक्का जम जाता है, ऑटोमेटिकली तुरंत बन जाता है और ब्लड आना बंद हो जाता है ना गाइज। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ फिटकरी का यूज वहां किया जाता है इन रक्त को थक्का बनाने में। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। और इसमें जो पहला दिया है ए पॉइंट में वो है CH3COOH, और जो दूसरा इसमें दिया है बी पॉइंट में वो दिया है HCHO, है ना गाइज। तो सबसे पहले जब भी हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं किसी भी यौगिक का, तो सबसे पहले हम उसमें ये भी पहचान करते हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनाल है, ईथर है, एमीन है, और इन सब बातों का हम पता लगाते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा पहला, इसमें क्या है, हमारा COOH समूह है। तो गाइस जिस भी यौगिक में हमारा क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH समूह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसिड के कार्बन को पहला अंक देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। अब क्या लगाएंगे इसके अंदर एथ में, एन, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, सिंगल। और उसको नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं गाइज, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है गाइज, ओइक एसिड। तो नाम के अंदर क्या लगाएंगे, ओइक
एसिड। अगला जो हमारा है वो है HCHO, और इसका आईपीसी नाम क्या होगा? तो देखिए इसमें हमारा एल्डिहाइड समूह दिख रहा है, जिस यौगिक में CHO समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होता है गाइस? क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के नाम के अंत में क्या आता है? अल आता है ना। तो इसमें देखिए एक ही कार्बन है, तो क्या बोलते हैं कार्बन को? मेथ। फिर क्या लगाएंगे? एन। एन क्यों आता है? क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बांड क्या मिलेगा? सिंगल बांड मिलेगा, ठीक है। और नाम के अंत में क्या लगा देंगे? अल, तो नाम क्या होगा? मेथेनल। अगला इसमें क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा पूछ रहा है गाइस, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसको बोलते हैं खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? खाने का सोडा। देखिए बेकिंग सोडा, इसको हम बोल सकते हैं या खाने का सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। और गाइस इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? गाइस जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है गाइस, और इसका जो रासायनिक नाम होता है गाइस, वो दो नाम होता है। एक हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इतना इतना भाग को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। ऐसे क्या बोलते हैं? सोडियम। तो क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। या इसका एक और नाम लिख सकते हैं, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी से कहा जा सकता है, ठीक है। और हमें इसी को बनाना है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो इस तरह से क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा, NaHCO3 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा कहिए, या कह सकते हैं खाने का सोडा कहिए, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। सबका मतलब सेम है, बस शर्त है कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो दो होता है। वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ देखिए सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैलेंस क्या करेंगे? हाइड्रोजन को। यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2 है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 है। 2 से बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, ठीक ना। अब बैलेंस किसको करेंगे? कार्बन को। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन है। इसमें चेक करिए, यहाँ भी 2 कार्बन हो रहा है, बाहर 2 से गुणा किया है ना, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है तो यानी 2 कार्बन यहाँ भी है कि नहीं। अब बैलेंस किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 4 2 6 है। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। अब बाहर 2 से मल्टीप्लाई यानी कुल टोटल कितना हो गया? 6 हो गया ऑक्सीजन। इस तरह से क्या हुआ? रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें कह रहा है जिंक चूड़ को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। चलिए मिलाते हैं। जेडियन को किस में मिलाना है? सल्फ्यूरिक अम्ल में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो गाइज हम लोग जानते हैं अच्छे से, जब कोई भी धातु हो, धातु जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो चलिए निकालते हैं। जेडियन कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास, और यह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन में क्या होगा? जेडियन SO4
और साथ में क्या निकलेगा, H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होगा। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा तो क्या होगा, चलिए घोलते हैं। तो यह क्या है गाइस, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है ना। इसको किस में घोलना है, जल में घोलना है, यानी H2O में घोलना है। ठीक है ना। तो क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो जानिए गाइस, जब भी सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बनाइए, यानी NaOH बनेगा, यानी क्षार बनेगा। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, 2 हो गया। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 है, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, यानी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है ना। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या करेगा, इस संकलन अभिक्रिया, इसको बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, योगात्मक। ठीक है ना। इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। गाइस, संकलन जो अभिक्रिया होता है, संकलन, संकलन अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको हम बोल सकते हैं या योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक ना। तो संकलन अभिक्रिया कही या योगात्मक अभिक्रिया की, बात दोनों का सेम होता है। ठीक ना। तो संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा और परिभाषा ही होगा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक कणुए, जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक कणुए आपस में क्रिया करके बस एक उत्पाद बनाते हैं, बस एक उत्पाद बनाते हैं, यानी इसे बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके ओनली 1 उत्पाद बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। जैसे का देख लीजिए आप लोग, जैसे में हो सकता है, एग्जाम्पल में देखिए कि सोडियम कार्बोनेट है, यह जल है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तीनों आपस में क्रिया किया तो क्या बना दिया, एक उत्पाद, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ऐसे और देखिए, कार्बन है, किससे क्रिया किया, ऑक्सीजन से, तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है कि नहीं। ऐसे और देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया किया तो क्या बना दिया, जल बना दिया, यानी H2O बना दिया, है ना। क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो गाइस हम लोग को दिख रहा है कि सभी रिएक्शन में कहीं कहीं अभिकारक 2 है तो कहीं 3 है, आपस में क्रिया किया लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद बस एक ही उत्पाद बन रहा है, दिख रहा है गाइस। तो ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिया को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक ना गाइस। इसमें अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है गाइस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कॉपर, ठीक है, और ले लिया सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक ना। तो उसमें होता क्या है, कोई एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से उस तत्व को क्या करता है, हटाकर और अपने जगह चला जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, ये कॉपर कहां चला गया, AgNO3 के पास चला गया, इस विलयन से क्या करेगा, Ag को क्या करेगा, Ag को अलग कर देगा और क्या होगा, यह खुद इसके स्थान पर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर होने वाला है, जब Cu इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, यानी Cu का विलयन बन जाएगा, यानी कॉपर का विलयन बन जाएगा और इसको अलग कर देगा, तो क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या करेगा, Ag को क्या करेगा, अलग कर देगा, है ना।
तो इसे क्या बोलेंगे, इस क्रिया को, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्थापन बोले, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया बोलते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ऐसे गाइस कुछ और क्रिया उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिए सोडियम ले लिए, ठीक है, और AgNO3 के साथ क्रिया करता है, ठीक है ना। अब देखिए जो Na होता है, Na कहाँ जाएगा, Na क्या करेगा कि दूसरे यौगिक के विलयन के पास जाएगा और उस विलयन से जो हमारा तत्व होगा, जो हमारा धातु होगा, उसको क्या करेगा, उसको वहां से रिप्लेस कर देगा, यानी हटा देगा, और क्या करेगा, यह खुद उसका स्थान पर चला जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, NaNO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, Ag को अलग कर देगा, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना गाइज। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया। चांदी का तार यानी क्या होगा गाइज, Ag, अब किस में डुबाया गया, CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन में डुबाया गया, ठीक है। तथा दूसरे बर्तन में फिर कह रहा है, दूसरे बर्तन में कह रहा है एक तांबे का तार, यानी क्या, Cu, एक तांबे का तार को AgNO3 के विलयन में डुबाया गया है, AgNO3 के विलयन में क्या किया गया, डुबाया गया, ठीक है। तो दोनों बर्तन में होने वाली अभिक्रिया को कारण सहित समझाइए। क्या करेगा, इस दोनों बर्तन में होने वाली अभिक्रिया को कारण सहित समझाइए। जिसे का इसमें कह रहा है, दो मेरे पास पात्र है, दो पात्र है, ठीक है। इस पात्र में जो विलयन है वो विलयन है CuSO4 का विलयन है, इसमें जो विलयन है वो कैसा है, AgNO3 का विलयन है। दो मेरे पास पात्र है, ठीक ना गाइज, दो पात्र है। एक पात्र में है CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और दूसरे पात्र में AgNO3 जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। अब कह रहा है कि पहले बर्तन में क्या डुबाया गया, किसका, कैसा तार को, सिल्वर के तार को, यानी चांदी के तार को इसमें अंदर क्या किया गया, डुबाया गया। एक कोई विलयन है ना, डुबाया गया चांदी के तार को, ठीक ना। और फिर इसमें क्या डुबाया गया, इसमें कॉपर के तार को डुबाया गया, ठीक ना। कॉपर के तार को इसके अंदर क्या किया, डुबाया गया है इस विलयन में, ठीक ना। तो कह रहा है इसमें जो विक्रिया होगा उसको कारण सहित समझाइए, कौन अभिक्रिया होगा और कौन नहीं होगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग जानेंगे। अब इसमें पहले ये हम पता करते हैं कि इस रिएक्शन में सिल्वर और कॉपर, यानी इसमें देखते हैं और हमारा सिल्वर है ना, सिल्वर है यानी Ag है, कॉपर का तार Ag यानी सिल्वर का तार है, सिल्वर है ना, सिल्वर इसका तार है, चांदी का तार है, ठीक, इसमें कॉपर का विलयन है। अब पता करिए कि जो हमारे चांदी है, जो चांदी है क्या एक कॉपर से कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है, क्या है गाइज, जो हमारा चांदी है यह कॉपर से क्या है, कम क्रियाशील है। तो जब यह कम क्रियाशील है, जब सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील है, और कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो जब चांदी के तार को कॉपर के विलयन में डुबोएंगे तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगा, इस तार पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इस तार में कोई चेंजिंग नहीं होगा, विलयन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्या होगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सिल्वर है, जो चांदी है, यह कॉपर से क्या है, कम क्रियाशील है। तो जब भी कम क्रियाशील जो धातु होता है वह अधिक क्रियाशील के धातु से विलयन से विस्थापित नहीं करता है, उससे कभी क्रिया करता ही नहीं है, ठीक ना। और ऐसे अगला देखिए आप लोग, अगला इसमें है कॉपर का तार है, क्या है गाइज, कॉपर का तार है, सेम इसके अपोजिट, कॉपर का तार है, किस में डुबाया गया है, सिल्वर यानी AgNO3 के विलयन में डुबो दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए जो कॉपर का तार है यह अधिक क्रियाशील है, और जो विलयन है किसका, AgNO3 का जो विलयन है वह क्या है, कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का तार क्या करेगा, इस विलयन से पूरी तरह से क्रिया करेगा, और क्या होगा,
यह जो कॉपर है Ag के पास चला जाएगा, यानी कॉपर का क्या बनेगा, नाइट्रेट बन जाएगा। यानी यहाँ पर अभिक्रिया होगा, क्या होगा, कॉपर कहाँ जाएगा, Ag के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, Ag क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया होगा। क्रिया क्यों होगा, क्योंकि इस विलयन में, इस पात्र में जो हमारा कॉपर है वह अधिक क्रियाशील है, लेकिन जो Ag है वो कम क्रियाशील है, इसलिए क्रिया होगा। और इस वाले में क्या है, Ag कम क्रियाशील है और कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक ना गाइज। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।